नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है संधि। और इसमें हम संधि का जो पहला प्रकार है स्वर संधि, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप पिछली जो वीडियोज़ हैं, उनको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है संधि का दूसरा प्रकार व्यंजन संधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में भी वही नियम जो है हम फॉलो करेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। जब हमने स्वर संधि की तो वहाँ पे भी हमने इसी नियम को पढ़ा। जो हमारा प्रथम शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है हम उसको लेते हैं और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को लेते हैं, और उन दोनों को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी से हमारी संधि बनती है। तो स्वर संधि में क्या होता था? जो हमारे 11 स्वर हैं वही आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते थे। लेकिन जो हमारी व्यंजन संधि है उसमें क्या होता है? उसमें या तो व्यंजन का स्वर के साथ मेल होगा, या व्यंजन व्यंजन आपस में मिलेंगे, या स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर क्या उत्पन्न करेंगे? विकार उत्पन्न करेंगे। क्योंकि यदि विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वो क्या है? वो संधि ही नहीं होगी। संधि का तो अर्थ ये होता है कि विकार उत्पन्न होगा। तो इन कंडीशंस में क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। अब एक बात याद रखनी है, हमारी व्यंजन संधि में क्या है? स्वर और स्वर के मिलने से विकार उत्पन्न नहीं होगा, वो होगा हमारी स्वर संधि में। यहाँ पे व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन, या स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करेंगे। नीचे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? मैंने जो हमारे 33 व्यंजन हैं वो लिखे हुए हैं, और इनको मैंने कैसे लिखा है? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प वर्ग, नीचे हमारे अंतस्थ व्यंजन, फिर उसम व्यंजन। और अगर ये आप जो है नोट्स बना रहे हैं तो आप इनको ऐसे ही इनके नोट्स बनाइएगा और इनको इसी तरह वर्ग और वर्ण में विभाजित करके लिखिएगा। अब देखते हैं आगे व्यंजन संधि के नियम। जो हमारी व्यंजन संधि है उसके कुछ नियम हैं, और जो हमारी स्वर संधि थी उसके क्या थे? उसके आगे और प्रकार थे। और व्यंजन संधि में क्या है? प्रकार नहीं है, लेकिन इसमें नियम है। इसका पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जो वर्ग का पहला वर्ण होगा। अब हमारे पास कौन कौन से वर्ग हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और ये ही हमारे क्या हैं? वर्ग के पहले वर्ण हैं। अब इनका क्या होगा? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब हमें पता है क का तीसरा वर्ण कौन सा है? क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, ब। तो ये क्या हैं? इनके तीसरे वर्ण हैं इन वर्गों के। अब जब वर्ग के पहले वर्ण का मिलन होगा किसके साथ? उसके बाद आएगा स्वर, या तीसरा चौथा व्यंजन, या अंतस्थ व्यंजन। जब ऐसा होगा तो जो वर्ग का पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वो ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। देखिए ऐसे तो ये समझ नहीं आएगा, इसको समझते हैं एक उदाहरण से। आप नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे है शब्द दिक और विजय। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो पहला शब्द है उसका हम अंतिम वर्ण लेंगे। तो यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है? क। और जो हमारा दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण लेंगे। अब पहला वर्ण हमें वी दिख रहा है, हमें पता है वी कैसे बनता है? व प्लस ई। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो ये ई होगा। अब
इसमें विजय में पहला वर्ण आया हमारा व हलंत के साथ। अब ये देखिए हमारे क के बाद जो दूसरा हमारे पास व्यंजन आया वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। तो क, जो क वर्ग का प्रथम वर्ण है उसके बाद आया व। तो हमें पता है इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा क वर्ण है वो परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। अब इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? क, ख, ग। तो तीसरा वर्ण होगा हमारा ग। तो क परिवर्तित हो गया ग में, और इधर हमारे पास बचा था दी, वो हमने ऐसे लिख दिया। और जो हमारा दूसरा शब्द होता है उसका जो प्रथम वर्ण है वो ज्यों का त्यों नीचे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शब्द है विजय वो वैसा का वैसा नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास बना दी ग विजय। अब जब हमने इसको मिलाकर लिखा तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिला। लेकिन हमें पता है जब हम ग को आधा लिखते हैं तो हम इस तरह से नहीं लिखते, इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो इसका जब शब्द बना वो बना दिग्विजय। और ये जो दिग्विजय शब्द है ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व को ई की मात्रा कहाँ से लगेगी। जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको क्या करना होता है, जो शब्द है उसका उच्चारण कीजिए और उच्चारण करने के बाद उसका वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करके क्या है, आपकी जो वर्तनी संबंधित शुद्धि होगी वो सही हो जाएगी, आप सही शब्द लिख पाएंगे। इसके बाद आगे है शब्द भगवत प्लस भजन। अब भगवत तो क्या है? त वर्ग का प्रथम वर्ण है। और भजन क्या है? ये प वर्ग का चतुर्थ वर्ण है भ। तो हमें पता है अगर किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद चतुर्थ, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है तो वो पहला जो वर्ण है वो परिवर्तित हो जाता है उसी वर्ग के तीसरे में। तो त का तीसरा क्या होगा? त का तीसरा होगा त, थ और द। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण है हमारे पास द। तो त परिवर्तित हो जाएगा द में। और भगव बच्चा हमारे पास, यहाँ से उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। और इधर भजन हमें पता है ये परिवर्तित नहीं होता, इसको भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब जब हम इसका शब्द बनाएंगे तो ये बना भगवत भजन। तो इसकी संधि हुई ये। अब आगे हमारे पास एक और शब्द है, क्या है? सट प्लस आनन। अब इसकी जो है संधि बनाकर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है सट। तो ये क्या है? ट वर्ग का प्रथम वर्ण है ट यहाँ पे। और आगे क्या है? आनन। तो यहाँ से हम इसका प्रथम वर्ण लेंगे। तो यहाँ से ट और यहाँ से आ। तो हमें पता है जब प्रथम किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई स्वर या तीसरा चौथा व्यंजन आता है तो वो परिवर्तित हो जाएगा उसी वर्ग के तीसरे में। तो ट का क्या होता है तीसरा? ट, ठ, ड। तो ये जो हमारा ट है इसका बन जाएगा ड। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे स तो हमारे पास यूं जैसा कि तैसा बच गया, और ट और आ, तो इस ट का क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा ड प्लस आनन, वो वैसा का वैसा रहेगा। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो स तो वैसा का वैसा, और ये जो आ है ये क्या है? स्वर है। और जब स्वर व्यंजन के साथ मिलेगा तो इसका हलंत हट जाएगा।
तो ये बन जाएगा डा, और लास्ट में बचा नन, तो षड़ा नन बना। इसका अर्थ क्या होता है? जिसके 6 मुख हैं, और वो किसके होते हैं? वो होते हैं कार्तिक के। तो ये हो गया, किसकी संधि है ये है सट प्लस आनन की। क्या बना? सड़ानन। आगे एक और उदाहरण है, देख लेते हैं इसको भी हल करके। सट, अब ट और यहाँ पे रिपु, री है ना पहला, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? र और ई, छोटी ई की मात्रा है तो ऐसे। और इसका जो पहला होगा वो क्या होगा? ये। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इधर है ट और इधर है र। तो जब इसका, और र है हमारा अंतस्थ व्यंजन, तो इस ट का क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा ड। और इधर श हमारे पास बचा है, और लास्ट में जो रिपु है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। और शब्द हमारे पास क्या बनेगा? श, ये बन जाएगा षड रिपु। अब आगे देखते हैं, एक और उदाहरण है। क्या है? सत प्लस भावना। अब त वर्ग का प्रथम वर्ण, और आगे है हमारे पास भ। भ है प वर्ग का चतुर्थ वर्ण। तो इसका मतलब क्या है? जो त है वो परिवर्तित हो जाएगा त वर्ग के तीसरे में। तो त वर्ग का तीसरा क्या है? वो है द, त थ द। और भावना शब्द जो है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? ये हमारे पास शब्द बन जाएगा स, और द क्या है? आधा है, इसके आगे कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा ही लिखा जाएगा द। और भावना, भावना, तो ये हो गई इसकी संधि। सत प्लस भावना की संधि हुई सद भावना। एक और उदाहरण है, देखिए इनको आप वीडियो को रोककर पहले अपनी नोटबुक में कीजिए, फिर मिलाइए कि आपने ठीक किया या गलत किया। आगे है शब्द दिक् प्लस अंत। अब क क्या है? क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और अंत में अ क्या है? ये एक स्वर है। तो क का बन जाएगा ग। पहले जो है दी को ऐसे ही लिख ले, चलिए पहले बना लेते हैं। क का बन जाएगा क ख ग, और नीचे क्या होगा हमारे पास? ये दी ऊपर बचा था तो इसको हमने उतार दिया। क का बन गया हमारे पास ग, और अंत आ जाएगा ज्यों का त्यों। तो जब हम इसको मिलाएंगे, यहाँ पे ये जो ऊपर बिंदी लगी हुई है इसका अर्थ क्या है? ये है हमारे पास आधा न। तो यहाँ से ये अ मिल जाएगा ग के साथ, और हमारे पास बनेगा दी। इस अ ने ग को पूरा किया, ऊपर बिंदी और त, या तो आप इसको आधा न भी लिख सकते हैं। तो शब्द बना दिगंत। इसके आगे दूसरा जो नियम है वो है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब क्या होगा? जो कोई वर्ग है, किसी भी वर्ग का, अगर क वर्ग है तो इसका जो है, इसके साथ अगर कोई पंचमाक्षर आएगा तो उसका परिवर्तन हो जाएगा पांचवें वर्ण में। देख लेते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर क का पंचमाक्षर है य, च का य, ट का ण, त का न, प का म। तो अब अगर क, च, ट, त, प इनके आगे कोई भी पंचमाक्षर आता है तो ये कैसे परिवर्तित होंगे? इनमें जो विकार आएगा वो क्या होगा? ये अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके पास शब्द हैं वाक प्लस मय। अब क क्या है? क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और आगे आ गया म। हमें पता है म क्या है?
म एक पंचमाक्षर है प वर्ग का। तो हमने पढ़ा कि यदि जो कोई भी वर्ग है उसके प्रथम वर्ण के आगे अगर दूसरा जो अक्षर आएगा या वर्ण आएगा वो पंचमाक्षर होगा तो वो क या जो पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है वो परिवर्तित हो जाएगा अपने वर्ग के पंचमाक्षर में। तो हमें पता है क का पंचमाक्षर क्या है, य। तो यहाँ पे वा बचा था वो हमने वैसे लिख दिया, क परिवर्तित हो गया इसमें और मय वैसा का वैसा। अब जब हम इसका शब्द बनाएंगे, इनको जोड़कर लिखेंगे तो ये बन जाएगा वांग्मय। उसके बाद आगे एक और उदाहरण है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास शब्द है तत् प्लस मय। अब तत् में त क्या है, त वर्ग का प्रथम वर्ण, और म क्या है, प वर्ग का पंचमाक्षर या पांचवा वर्ण। तो हमें पता है अगर किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई पंचमाक्षर आएगा तो वो प्रथम वर्ण परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में। तो हमें पता है त वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, न। तो जो हमारा त है यहाँ पे वो परिवर्तित हो जाएगा न में। और यहाँ पे हमारे पास ऊपर बचा त प्लस त परिवर्तित हो गया न में और लास्ट में है मय। तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये क्या शब्द बनेगा, ये बनेगा हमारे पास तो। देखिए ये तो आगे क्या है, न हलंत के साथ है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं तन, और लास्ट में बचा मय। तो हमारे पास जो संधि बनकर शब्द आया वो है तन्मय। तत् प्लस मय का बना तन्मय। आगे है एक और शब्द जगत प्लस नाथ। त वर्ग का प्रथम वर्ण है त, और जो दूसरा हमारे पास आया शब्द वो है नाथ, और नाथ का प्रथम वर्ण है न, जो त वर्ग का पंचमाक्षर है हमारा न। तो त के बाद पंचमाक्षर आया तो जो त है वो परिवर्तित हो जाएगा अपने वर्ग के पंचमाक्षर में। तो त का पंचमाक्षर क्या है, वो है न। और इधर हमारे पास बचा था जग, त का न बन गया प्लस नाथ। अब जब इसका शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, जग, न के साथ हलंत है और इधर भी व्यंजन है तो न आधा, और यहाँ पे नाथ है तो नाथ, ये बन गया हमारे पास शब्द जगन्नाथ। अब देखिए ये भी वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आधा न होगा फिर पूरा न आएगा तो शब्द बनेगा जगन्नाथ। इसके बाद देखते हैं व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम। कैसे नियम, पहला जो नियम है वो है हमारा त संबंधी नियम। अब जो त संबंधी नियम है उसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि त के बाद ये अगर च और छ आएगा तो जो हमारा त है वो परिवर्तित हो जाएगा च में। जैसे ये है त, इसके बाद जो दूसरा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण च या छ होगा तो त का तो च बन गया, और आगे जो च छ होगा वो वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा। उदाहरण के साथ समझते हैं तब चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। जैसे हमारे पास है शब्द जगत प्लस छाया। अब जगत में क्या है, अंतिम वर्ण है त, और त के बाद इधर क्या आ रहा है, पहला वर्ण है छ। तो हमने पढ़ा कि त के बाद यदि च और छ आए तो जो हमारा त है वो परिवर्तित हो जाएगा हमारा च में। तो इधर जो त है उसका बन जाएगा च,
और आगे जग शब्द था वो वैसा का वैसा लिख दिया और इधर छाया था वो भी वैसे लिख दिया। अब इसका शब्द बनाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जग और च आधा है, इधर कोई स्वर नहीं है तो आधा च ही रहेगा और लास्ट में छाया है तो वो ऐसे आ जाएगा। शब्द बन गया जगत छाया। क्या शब्द बना? शब्द बना हमारे पास जगत छाया, च आधा। इसके आगे और उदाहरण हैं जो हमें खुद हल करने होंगे। जैसे शब्द है उत प्लस चारण। अब त क्या है? त के आगे क्या है? इधर च। हमने पढ़ा कि त के बाद च आएगा तो हमारा त जो है वो परिवर्तित हो जाएगा च में, और ऊ बचा था ऊपर, त का च बन गया, और चारण ये वैसा का वैसा हम नीचे उतार लेंगे, ये बन गया चारण। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऊ, इधर देखिए च है और इधर चा है, मतलब च के बाद कोई स्वर नहीं है तो च आधा, और इधर पूरा च है तो चा, अंत में है र और ण। तो शब्द बनेगा उच्चारण। उत प्लस चारण का बना उच्चारण। इसके आगे है शब्द हमारे पास उत प्लस चरित। आप वीडियो को रोकिए, खुद अपनी कॉपी पर सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आप खुद अभ्यास करेंगे तो क्या है, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। अब यहाँ पे फिर देखिए त के बाद है च, तो हमें पता है त का क्या बन जाएगा? त का बन जाएगा च हलंत के साथ, और इधर ऊ हमारे पास बचा था, प्लस त का च बन गया, और चरित जो आगे का है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। और जब हम शब्द बनाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? ऊ, इधर च है, च के बाद कोई स्वर नहीं है तो च जो है वो आधा, और इधर है चरित तो चरित को वैसे ही हम लिख देंगे। तो शब्द बना उच्चरित। ये लिखा नहीं गया ढंग से। शब्द क्या बना हमारे पास? शब्द बना उच्चरित। देखिए जो आधा शब्द आता है, आधा वर्ण आता है, वो क्या है? उसका उच्चारण जल्दी होता है, शीघ्रता के साथ हम उसका उच्चारण करते हैं, जैसे उच्चरित। तो क्या है? जो ये वाला च है इसका उच्चारण तेजी के साथ होता है। अब देख लेते हैं एक और नियम है। क्या है? त का मेल किसी ज और झ से हो तो त क्या है? त का ज बन जाता है। ऊपर क्या था? त का बन रहा था च, जब त के आगे च और छ आ रहा था। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे त का बन जाएगा ज, अगर त के बाद ज और झ वर्ण होंगे। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, त के बाद ज और झ आएगा तो त का ज बन जाएगा, और जो ज और झ है उनको ज्यों का त्यों नीचे लिख दिया जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे है हमारे पास उत प्लस झटिका, तो इधर क्या है? त, और त के बाद आ रहा है झ, तो त के बाद झ आएगा तो त का बन जाएगा ज, तो ऊ वैसे रह गया, त का बन गया ज, और झटी का हमें पता है वो वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। अब जब इनको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा उज्झटी का। अब ज के साथ हलंत है तो आधा ज हम ऐसे लिखते हैं, तो ये बन गया उज्झटी का, उज्झटी का। ठीक है। इसके आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं। उत प्लस ज्वल। अब त के आगे क्या है? त के आगे आ रहा है ज, तो त का क्या बन जाएगा? त का बन जाएगा ज हलंत के साथ, प्लस जो दूसरा वर्ण होता है वो वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। अब शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऊ, ज आधा है तो आधा, इधर फिर आगे ज आधा है तो उसको हम वैसे ही आधा लिख देंगे, और वल, तो क्या शब्द बना? उज्ज्वल। और हमें पता है उज्ज्वल जो शब्द है उसको भी जब
वर्ण शुद्धि के शब्द पूछे जाते हैं तो वहाँ पे ये आता है, तो इसको ध्यान से रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ज को पूरा कर देते हैं, स्वर के साथ लिख देते हैं, तो वो क्या है, वो गलत हो जाता है। आगे है हमारे पास सत प्लस जन। अब त के बाद फिर क्या आ रहा है, ज आ रहा है, तो त का क्या बन जाएगा हमारा, स को वैसा का वैसा लिख दिया। त के बाद ज आ रहा है तो त का क्या बनेगा, त का बन जाएगा ज हलंत के साथ, प्लस जो जन है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा स, इधर ज है, इधर फिर व्यंजन है, तो ज आधा, फिर इधर है जन, जन है ना इधर, तो इसको इधर पूरा लिख देंगे। शब्द बना हमारे पास सज्जन। सत प्लस जन, सज्जन। अब देखिए सज्जन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, इसलिए क्या है, सज्जन व्यक्ति, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं बोले या लिखे जा सकते। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते जैसे सज्जन व्यक्ति, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आते, क्योंकि सज्जन का अर्थ ही होता है अच्छा व्यक्ति। अगर आप सज्जन व्यक्ति लिख रहे हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ, अच्छा व्यक्ति व्यक्ति। तो क्या है, सज्जन शब्द अकेला प्रयोग में हो आता है। आगे है हमारे पास शब्द विपत प्लस जाल। त के बाद क्या आ रहा है, ज आ रहा है, तो विप हम वैसे लिख देंगे। त के बाद ज आ रहा है तो त का बन जाएगा ज, और जाल वैसा का वैसा बिछा रहेगा, मतलब उसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब शब्द बनेगा विप, तो देखिए हम वैसे ही लिख देंगे। ज के आगे कोई स्वर नहीं है, मतलब ज आधा, और अंत में है हमारे पास जाल, तो हम उस जाल को बिछा देंगे और हमारे पास शब्द आएगा विपजाल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे एक और उदाहरण है, इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या है, त के बाद है ज, तो हमें पता है त के बाद ज आएगा तो वो त परिवर्तित हो जाएगा ज में, और इधर बचा हमारे पास जग प्लस ज, प्लस इधर क्या है, इधर है जननी, तो उसको हम वैसे लिख देंगे और हमारे पास शब्द बन जाएगा ज ग, ज आधा है तो इसको आधा लिखेंगे, और यहाँ है जननी, तो ये बन जाएगा जग जननी। तो ये क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जग जननी कैसे लिखते हैं। तो ये इसका सही जो वर्तनी है वो ये है। इसके आगे देखेंगे, एक और नियम है त का मेल किसी ट ड ल से हो तो त क्रमशः ट ड ल में बदल जाता है। मतलब ऊपर ये क्या है, स्वर के साथ लिखे गए हैं, लेकिन जब इनका मेल त से होगा तो नीचे हलंत लग जाएगा, मतलब वास्तविक व्यंजन के रूप में ये आ जाएंगे। जैसे नीचे देखिए, त प्लस ट होगा तो क्या है, जो त है उसका ट बन जाएगा, और जो दूसरा ट है वो वैसा का वैसा लिखा जाएगा। फिर त के बाद ड आएगा तो नीचे त का बन जाएगा ड हलंत के साथ, और वो दूसरा ड वैसा का वैसा रहेगा। त प्लस ल होगा तो त का बन जाएगा ल हलंत के साथ, प्लस दूसरा ल है उसको वैसे ही उतार देंगे। देखिए ऊपर आपने ये जो एक नियम किया, त का मेल यदि ज झ से हो तो त का क्या है, ज हो जाएगा। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगी, एक आपके माइंड में प्रश्न आएगा, क्योंकि मैंने पहले नियम में बताया था आपको, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यदि, देखिए कहाँ गया, ये है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अगर जैसे क वर्ग है, च वर्ग को ले लीजिए, च का जो च के आगे अगर ज झ या अंतस्थ व्यंजन आएगा तो हमारा च जो है वो परिवर्तित हो जाएगा च वर्ग के तीसरे में, अगर च के बाद ज और झ आएगा। और हमने इधर भी वही पढ़ा कि जो हमारा च है, त है, उसके बाद अगर ज और
झ आता है। हमने इधर भी वही पढ़ा कि त के बाद ज और झ हो तो त का ज बन जाएगा। अब दोनों रूल्स में क्या है, कन्फ्यूज़न है। त क्या है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है और त वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ज और झ आ रहा है, तो ये तो तृतीय और चतुर्थ वर्ण हो गए। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे त का क्या बनना चाहिए, त का यहाँ पे द बनना चाहिए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं त का ज बनेगा। तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको उस पहले नियम को फ़ॉलो नहीं करना है, आपने इसे मानना है, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है और इसी को सही माना जाता है। जब आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जहाँ पे त के बाद ज, झ आ जाए, तो आपने क्या करना है, जो हमारा प्रथम नियम है उसके हिसाब से हल नहीं करना है। मतलब आपने त का द नहीं बनाना है, आपने त का ज बनाना है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम कर रहे थे, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा कि त का मेल किसी ट ड ल से हो तो त का ट ड ल में बदल जाएगा वो। उदाहरण के साथ देख लेते हैं। हमारे पास है शब्द तत् प्लस लीन। क्या है शब्द? तत् और लीन। अब त के बाद क्या आ रहा है? ल। और हमने पढ़ा कि त के बाद ल आएगा तो त बदल जाएगा ल में। कैसे ल में? ल हलंत के साथ, और जो दूसरा ल है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो ये ल लीन पूरा वैसा का वैसा, और ये त बदल गया ल में, और ये त वैसा का वैसा आ गया। अब शब्द क्या बनेगा? त, यहाँ पे ल है, ल के आगे कोई स्वर नहीं है तो ये आधा ल, और अंत में था हमारे पास लीन, तो ये इसमें लीन हो गया और हमारे पास शब्द बन गया तल्लीन। तो आई होप आपको आज की ये क्लास समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी इससे संबंधित क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इनका आप जितना अधिक हो सके अभ्यास कीजिएगा। कहीं और से भी शब्द लेकर उनका क्या है, संधि विच्छेद कीजिएगा या संधि बनाइएगा। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी और आपकी संधि के ऊपर अच्छी पकड़ होगी। ये अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये क्या है, एक बहुत ही आसान टॉपिक लगेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।